गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक यौगिकों का निर्माण क्या है। ठीक है, तो इसमें चूँकि हम लोग पहले से संयोजक शब्द यानी संयोजकता चैप्टर जब पढ़े थे तो उसी में 3 प्रकार की संयोजकता की बात हुई थी। सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक और उपसहसंयोजक। तो उसी में आज हम लोग देखेंगे आयनिक शब्द ही आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक है। ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में जो संयोजकता कोश होती है यानी जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसको संयोजकता कोश या संयोजी कोश कहते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब तत्वों के परमाणु में पाए जाने वाले परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उस कोश को संयोजकता कोश या संयोजी कोश कहते हैं। स्पष्ट है इतना सबको? कुछ ऐसे धातु एवं उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि कम क्रियाशील होती हैं। कहा जाता है कि कम क्रियाशील होती हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में शून्य समूह के तत्वों को अगर हम लें तो उसमें देखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जितने हैं अक्रिय तत्व कहलाते हैं, ये अक्रिय गैस कहलाते हैं या अक्रिय धातु जो भी होंगे। तो इनमें जो संयोजकता कोश होता है यानी बाह्यतम कोश उनका होता है वह पूर्ण होता है, और जिसके कारण से उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। इसका मतलब कि जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वही रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाशील होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे वो क्रियाशील होती हैं। यहाँ कुछ अक्रिय तत्वों का नाम हमने दे दिया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो हैं हीलियम के प्रथम कोश में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोशों को बांटा जाता है KLMN। देखो कोशों को प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, इस तरह से इनको कोशों को बांट दिया जाता है। तो बोरबरी ने जो नियम दिया था 2n² नियम दिया था, इस 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। ठीक है, तो इसमें देख रही हो प्रथम कोश में 2 और बाह्यतम कोश में कम से कम अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह कोश पूर्ण कोश माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब कि इन तत्वों में अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह कंप्लीट है। ये बाह्यतम कोश संयोजी कोश कंप्लीट है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि जब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या अधिक होती है तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से यह क्रियाशील होते हैं। चलिए उसको देखते हैं कि कैसे ये क्रियाशील होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। ठीक है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, अपना कोश पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका बाह्यतम कोश पूरा होगा। तो क्रियाशीलता इसकी क्या होगी, 7 इलेक्ट्रॉन पाने की। लेकिन उससे अच्छा यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसका यह द्वितीय कोश कंप्लीट है। तो इस तरह से यह द्वितीय कोश कंप्लीट करके क्रियाशील इस 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा यह क्रियाशील हो जाता है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बना लेता है, और सोडियम आयन में इसका परमाणु विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन के एक परमाणु का
परमाणु क्रमांक है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 7। इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले करके, यानी लेने का मतलब ऋण आना, हम लोग सामान्य हिंदी में भी कहते हैं धन और ऋण। ऋण का मतलब होता है कर्ज लेना। तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके यह अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसका 8 पूरा हो गया। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में हो जाता है। तो क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 2, 8, 8। ठीक है। इस तरह से अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहें तो यह जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। ऐसा यौगिक जो धनायन और ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉनों के आपस में एक दूसरे के साथ बंधने से जो धनायन और ऋणायन होता है वह आयनिक बंध कहलाता है। यानी एक ने दिया और दूसरे ने लिया, तो यह देने और लेने, देना और लेना, आपस में शेयरिंग नहीं, ये केवल दे रहा है एक और एक केवल ले रहा है, ऐसे बंध को आयनिक बंध कहते हैं या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, क्योंकि यह आयनों के माध्यम से होता है। आयन जो होते हैं वैद्युत आवेश होते हैं, इसलिए इनको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। ये 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर 2 धनायन बना लेता है, Mg 2 धनायन, 2 और 8। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, 2, 8, 8, 2। ठीक है। बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके। तो यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके, इस तरह से करके 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग की। ये जो यौगिक बने, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब जो होते हैं ये वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। तो इनका निर्माण करने के लिए इनके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सक्रिय होते हैं। आगे है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इस तरह के जो यौगिक प्राप्त होते हैं आयनों के बंध के द्वारा, आयनिक बंध से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों की विशेषताएं होती हैं, इनकी भौतिक प्रवृत्ति होती है। चूँकि धनायन और ऋणायन के बीच में ये बंध बनते हैं, जिसके कारण से ये ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं, लेकिन अगर इन पर दाब डाला जाए तो ये छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि इनका जो बंध होता है वह आयनिक बंध काफ़ी मजबूत होता है, दृढ़ता होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का गलनांक है 1074 1074 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक होता है 1686 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये इनका गलनांक और क्वथनांक होता है। जल में घुलनशीलता होती है, आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। विद्युत चालकता, जब ये जल में घुलनशील होते हैं तो ये विद्युत का चालन आसानी से कर देते हैं, और अगर ठोस अवस्था में रहते हैं तो इनके आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिनके कारण से इनका बंध मजबूत होता है और ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। लेकिन वही ठोस अगर गलित अवस्था में आ जाते हैं, अपनी पिघली हुई अवस्था में होते हैं, जल के अभाव में, बिना जल के अगर यह गलित अवस्था में है, तो ये ऊष्मा की, चूँकि गलने में जो बहुत अधिक ऊष्मा ली गई है, तो ऊष्मा के कारण से ये आयन दूर दूर हो जाते हैं और यह विद्युत चालन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके गुणधर्म, इसको आप अपनी बुक की सहायता से भी थोड़ा पढ़ जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में तत्वों की उपस्थिति कैसे होती है, किस प्रकार की होती है और इनके क्या गुण है, बनाने की विधि क्या है, ये अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।
थैंक यू।